जिसको हम सॉल्व करेंगे और साथ ही हम इसके क्वेश्चन देख पाएंगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कुछ 9 लोग हैं, ए से लेकर के आई तक सेंटर की ओर फेस किए हुए 9 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ABCDEFG एंड आई आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर सर्कल फेसिंग टू सेंटर। C is third to the left of A, E is the fourth to the right of A, D is fourth to the left of I, who is second to the right of A. F is third to the left of B, G is not an immediate neighbor of A. ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व देखते हैं ना। सबसे पहले हम एक सर्कल डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम 9 लोगों को बिठाना है। यहाँ से ए से लेकर आई तक, तो ए से लेकर आई तक आपको पता है ए से आई तक कितने होते हैं, 9 लोग होते हैं टोटल। 9 लोगों को हम बिठा रहे हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहीं पे बिठा दो 9। ये हो गए 9 लोग। फेस सबका कहां पर है, सेंटर की तरफ। ओके, सबका फेस कहां पर है, सेंटर की तरफ, कुछ इस तरह से। ये फेस इनका सबका सेंटर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़िएगा कि ABCDEFG एंड I आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल या फेसिंग टुवर्ड सेंटर। C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। C जो है वो A के लेफ्ट में थर्ड है। अब यहाँ पर लेफ्ट कहाँ होगा, तो लेफ्ट होगा इधर, राइट होगा आपका इधर, ये लेफ्ट ये राइट। और सबसे पहले सिट कौन करेगा, A ने सिट किया, ठीक है। ए के लेफ्ट में थर्ड कौन है, सी है, तो 1 2 3 यहाँ कौन है, सी है आपका, ठीक है। देन उसने दिया है ई, ए के दाएं चौथा है, ई इज फोर्थ राइट ऑफ ए। तो यहाँ पर ए ये है 1 2 3 4, यहाँ पर फोर्थ राइट कौन होगा, ए होगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिएगा आप कि डी आई के दाएं का चौथा है, डी इज फोर्थ right of, this fourth to the left of I, sorry बाएं को चौथा है, लेफ्ट में ना। who is second to the right of A, जो कि A के सेकंड राइट में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर who is लग जाए या फिर आपको जो की लग जाए, यहाँ पर देखेंगे ये जो की लगा हुआ है, अगर लग जाए तो जब भी लगेगा वो तो हमेशा पीछे वाले पर्सन के पीछे लगेगा। जैसे यहाँ पर डी और आई है, डी आई के बाएं को चौथा, जो ए के दाएं को चौथा, तो डी आई किसके पीछे लगेगा, जो लगा है वो किसके पीछे, ए आई के पीछे लगेगा। तो यहाँ पर देखें डी आई के बाएं को चौथा है, जो ए के दाएं दूसरा है, तो ए के दाएं दूसरा कौन होगा, आई होगा सबसे पहले। तो 1 2 यहाँ पर कौन हो गया, आपका आई हो गया, ये, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर अगला दिया उसने कि डी आई के बाएं चौथा है, तो पहले डी को बिठाना, आई के बाएं चौथा, आई का लेफ्ट कहां जाएगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कौन बैठेगा, आपका डी बैठ जाएगा। ओके, यहाँ पर डी बैठ जाएगा। देन फिर दिया हुआ उसने आगे कौन सा कि डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ, हो गया यहाँ पर। एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आई, सॉरी ए, मतलब जी आपका यहां और यहां नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं, इरेज। ओके, ठीक है। अब हमारे प्लेस कितने खाली बचे हैं वो देखिएगा। प्लेस बचे 1 2 3 4 और पॉइंट बचा आपके 2। पहले तो बोला एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यहां पर बी को बिठाता हूं अगर, तो लेफ्ट 1 2 3 पर प्लेस फुल है। अगर मैं बी को यहाँ पर बिठाता हूं तो प्लेस 1 2 3 पर फुल है। अगर बी को यहाँ बिठाता हूं तो लेफ्ट में भी 1 2 3 फुल है। तो हम बी को कहाँ बिठाएंगे, क्या लिखा है, एफ इस है ना, बी को यहाँ बिठाते हैं हम इस प्लेस पर, तो 1 2 3 एंड लेफ्ट पे एफ पे कहाँ गया, यहाँ गया। अब उसने बोला कि जी इज नॉट नेबर ऑफ आई, जी आई का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर जी आई का पड़ोसी नहीं है, मतलब ए का पड़ोसी नहीं है। अगर इस ए का पड़ोसी जी नहीं है तो जी कहाँ आएगा, यहाँ पर बचा कौन,
आपका ए बचा, सॉरी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच बचा, तो एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपकी पोजीशन क्लियर हो गई, ठीक है, ये आपकी टोटल पोजीशन क्लियर हो गई, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या पोजीशन थी, मैं एक बार फिर से पेन से यहाँ ड्राइव करके बता देता हूँ आपको। 9 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ कौन बैठा है, ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ पर डी बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है, सी बैठा है, देन उसके बाद में यहाँ पर एफ बैठा है, ई बैठा है, जी बैठा है, आई बैठा है और एच बैठा है। ये आपकी पोजीशन फिल हो गई, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, चेंज हो जाएगा, आउटर साइड में चेंज हो जाएगा। जैसे हम अपना फेस लेके चलते हैं, यहाँ पर अपना फेस लेके चलते हैं, यहाँ पर देखो, अगर मैंने सेंटर की तरफ फेस किया तो अपना लेफ्ट किधर होता है, इस साइड, अपना राइट इस साइड, ठीक है, तो अपना जिधर लेफ्ट है उधर लेफ्ट। अगर हम सेंटर से आउटर फेस कर देंगे तो आपका फेस, एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपना जो फेस है, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ ना। देखिएगा, अगर मैं इस सर्कल बना रहा हूँ, फिर से ये सर्कल बनाया और फेस मेरा आउटर अगर हो गया, तो आउटर होने मेरा लेफ्ट का हो जाएगा, बाहर की साइड, मतलब मैं इस साइड लेफ्ट हो जाएगा मेरा, और राइट मेरा इस साइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट जाऊंगा तो मेरा जो राइट पहले इधर था वो लेफ्ट इधर हो गया, इधर राइट हो गया, क्योंकि मेरा फेस चेंज हो गया, इंटरचेंज, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग लेके चलना, ठीक है, आ गया समझ, और कोई डाउट, ठीक है। अब देखिएगा आप इसमें कि क्वेश्चन इसके कुछ सॉल्व करना है, मैं है ना, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले एक सेकंड, यहाँ पे एच बना हुआ था ना, यहाँ पे ए बना हुआ था, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ई के संबंध में एच का स्थान, ई के रेफरेंस में एच का प्लेस क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा क्या होगा, ई के रेफरेंस में एच का प्लेस क्या होगा। तो ई कहाँ है, आपका ई है, इसके रेफरेंस में अगर हम देखें, ये ई है, इसके रेफरेंस में एच का प्लेस, तो 1 2 3 4, मतलब राइट में या तो लेफ्ट में आपका क्या होगा, फोर्थ, या आपका राइट में फोर्थ, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो जो ऑप्शन होगा आपका वही बता पाएंगे हम। 1 2 3 4 5, यस यस यस, राइट में फिफ्थ होगा, है ना, सी आंसर इज राइट, सी आंसर इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, जी के दाएं दूसरा, ठीक है ना, जी के इमीडिएट, सॉरी थर्ड राइट में, जी के थर्ड राइट में कौन सा क्वेश्चन कौन सा होगा, तो जी के थर्ड राइट में, जी कहाँ, ये आपका, इसके थर्ड राइट में 1 2 3 कौन होगा, सी, ठीक है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन में नहीं है, जी के थर्ड राइट में पूछा उसने ना, जी के दाएं तीसरा कौन होगा थर्ड राइट में, देखिएगा ई एफ और सी, सी होगा यहाँ पर, लेकिन सी यहाँ पर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ओके। अगर इनकेस किसी कारण आंसर नहीं आ पाता तो डाटा पर्याप्त, या हम क्या बताते हैं यहाँ पर कि डाटा इनसफिशिएंट, बट यहाँ पर आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, इसलिए हम आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दीज, ओके। अब यहाँ पर कुछ अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ई के दाएं पांचवा कौन है, ई के राइट में फिफ्थ कौन होगा, ठीक है ना, वो इमेज तो चली गई हमारी, इमेज इस तरह से थी, ए बी डी सी एफ ई जी और आई एंड एच, यही था, है ना, ये हमारी इमेज बनी हुई थी। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, ई के दाएं पांचवा कौन है, राइट में फिफ्थ कौन है, तो ई के राइट में फिफ्थ कौन दिख रहा है हमें, 1 2 3 4, और फिफ्थ कौन दिख रहा है, ए, हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी, ओके। अगला दिया है एच के लेफ्ट में सेकंड कौन है,
एच के लेफ्ट में सेकंड कौन है? बी। ठीक है, एच के लेफ्ट में सेकंड कौन है? बी। तो नन ऑफ दिस ऑप्शन आ गया यहाँ पर, क्योंकि बी है नहीं यहाँ पर लेफ्ट सेकंड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है? डी के एकदम राइट में, मतलब इमीडिएट राइट में, डी के इमीडिएट राइट में कौन है? तो डी के इमीडिएट राइट में कौन है? बी। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। नन ऑफ दिस इसमें भी आएगा। ठीक है, देन अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है? मतलब थर्ड पर्सन जो है, जैसे यहाँ पर सी डी ई एफ लिखा है, तो एफ सी और डी के बीच में बैठा होगा, उसका कहने का मतलब नहीं। तो कौन सा में बैठा हुआ है? बैठा है क्या यहाँ पर? नहीं बैठा पहले में। दूसरा में देखो, सी बैठा है क्या बी और ई के बीच में? सी बी और ई के बीच में बैठा है क्या? नहीं बैठा बी और ई के बीच में। ए एफ और एच के बीच में बैठा है क्या? ए एफ और एच के बीच में भी नहीं बैठा। ई जी जे और जी के बीच में बैठा है क्या? तो जे तो है ही नहीं, इसलिए जे का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। आई और बी जी और ई के बीच में बैठा। हाँ, थोड़ा सा नहीं, इसमें एकदम बीच में बैठने को चाहिए, एकदम बीच में, है ना? जैसे यहाँ पर ये दो होंगे और उसके बीच में ये बैठा होगा, ऐसा। और बी जी, एक सेकंड में, कुछ इमेज में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? इमेज तो सही है। जी एच आई, जी एच आई, अब सी सही है इमेज तो। इसने बोला निम्नलिखित में से ई बी होगा, ई और जी के बीच में बैठा है क्या? ई और जी के बीच में बी भी नहीं बैठा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही क्वेश्चन में, यही होगा आई जी वाला। ई जो बैठा है वो जी और एफ के बीच में बैठा है, ये वाला होगा डी वाला। डी वाले में लिखा है, क्वेश्चन गलत है, वो एफ जी और ई लिखा होगा, है ना? तो ई जो बैठा है वो एफ और जी के बीच में बैठा है, ये जो ई बैठा है ना वो एफ और जी के बीच में बैठा है। ठीक है, वो जे नहीं है, वो एफ और जी है। क्लियर? वन आंसर कौन सा होगा? डी होगा, बिल्कुल। डी 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 होगा, है ना? क्लियर, बिल्कुल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग थोड़ा सा। ब्लर आ रहा है पूरा, एक सेकंड में उसको जूम कर रहा हूँ ना, एक सेकंड में इसको जूम कर रहा हूँ, थोड़ा डिलीट कर देता हूँ फिर जूम कर रहा हूँ। देखिएगा जूम पे आ रहा है, दिख रहा है जूम पे? एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ क्लास। अब आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, अब आपको विजिबल है? ओके, अब आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एम डी के आर टी एच डब्ल्यू और ए केंद्रोन्मुख, मतलब सेंटर की ओर, सेंटर्ड अराउंड ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम फिर वही एक सर्कल डायग्राम बनाएंगे, जिसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? चार चार आठ, कितने लोग बैठे हैं? आठ। इस बार आठ ही बैठे हैं, इसलिए हम आठ को एग्जैक्ट बना दें। ये हमारे हो गए कितने? आठ। ओके, अब देखिएगा आप, डी एम के दाएं दूसरा बैठा है। ठीक है ना, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। ठीक है, सबसे पहले कौन बैठेगा? एम। उसके सेकेंड राइट में कौन बैठा है? डी। फर्स्ट तो राइट और लेफ्ट समझ में आ गया, सेंटर की तरफ फेस होता है तो किधर होता है? राइट लेफ्ट। ठीक है, सेकेंड में कौन होगा आपका? डी। ठीक है, डी सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी? अब हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी मतलब क्या हुआ? कौन बैठेगा लेफ्ट में? टी के फिफ्थ लेफ्ट में कौन बैठा है? एम या डी? एम, एम बैठेगा।
है ना। मैंने हमेशा बोला था कि हु अगर आता है तो सेकंड पर्सन को लेके चलना पड़ेगा, डी और एफ से सेकंड पर्सन कौन है, एम, है ना। और एंड आता है तो फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर यहाँ पर हु की जगह एंड अगर आ जाता तो फर्स्ट पर्सन आ जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हु मतलब जो अगर आएगा तो सेकंड पर्सन लेंगे एम, फर्स्ट पर्सन कब लेंगे, जब एंड आता है, ठीक है। तो एम जो है वो टी के किधर बैठा है, फिफ्थ लेफ्ट में। मतलब मैं अगर टी को यहाँ बिठा दूं तो 1 2 3 4 5 पे बैठ गया एम लेफ्ट में। ओके, समझ आ गया। अगला लिखा है के इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, के इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब यहाँ पर फिर वही सिस्टम, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। सबसे पहले हम देखें इसको, डी को, कि डी के राइट में सेकंड कौन बैठा है, आर। तो राइट में सेकंड कहां पर जाएगा जगह, ये हो गई आपकी प्लेस, ठीक है। ओके, देन फिर क्या बोला उसने कि आपको के इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अब आर के थर्ड में 1 2 3 पर कौन होगा, के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा के, ठीक है। अगली लाइन उसने बोली आपको यहाँ पर कि एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। आपका यहाँ पर मैं अगर बिठाता हूँ डब्ल्यू को तो उसके राइट में एच आ जाएगा, यहाँ पर बिठाता हूँ यहाँ आ जाएगा, 2 प्लेस बच रहे हैं, 2 प्लेस बच रहे हैं यहाँ। इसका कहने का मतलब अगर मैं यहाँ बिठा देता हूँ इसको डब्ल्यू को, डब्ल्यू के सेकंड राइट में कौन आएगा, एच, ठीक है। एक प्लेस बच गया खाली। अब एस, हाँ एक ही प्लेस तो बचा, सॉरी 2 प्लेस नहीं, एक ही प्लेस बचा है यहाँ पर, एक यही वाला बचा था इसमें हम इसको प्लेस फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो आंसर एक 8 में से बचा है उसको हम फिट करेंगे। कौन सा, एम हो गया, डी हो गया, के हो गया, आर हो गया, टी हो गया, एच हो गया, डब्ल्यू और ए नहीं हुआ मतलब ए यहाँ पर बिठा देंगे, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया, क्लियर। डायग्राम बन गया, आपके पास कॉपी हो तो इस डायग्राम को पूरा बना लो ताकि हम आंसर को, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, है ना। डायग्राम बन गया, इसमें आर टी एच ये क्लियर हो गया। अब उसने पूछा है ए के दाएं दूर कौन है, ए के इमीडिएट राइट में कौन है, तो कौन आ जाएगा, के, ठीक है। ए के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, के। यहाँ पे देखो ये के आंसर आ गया हमारा डी पे, है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। यहाँ पर पहला व्यक्ति मतलब के जो बैठा होगा वो एम और डब्ल्यू के बीच में बैठा होगा, कुछ इस तरह से होगा, या के एम डब्ल्यू होगा, इस तरह से बीच में बैठा होगा, ठीक है। तो हम फिर वापस से चित्र पे जाएं, बैठा है क्या के एम डब्ल्यू के बीच में, नहीं बैठा। अगला क्या दिया हमको यहाँ पर, एम डब्ल्यू डी दिया है, एम डब्ल्यू डी भी नहीं आ रहा है। एम बैठा है कि डब्ल्यू और डी के बीच में, नहीं बैठा। पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे एक व्यक्ति के बीच में बैठा होगा, आर जैसे एच और टी के बीच में बैठना चाहिए। यहाँ पर फिर से देखो, ये देखो ये क्लियर एकदम, आर बैठा है किसके बीच में, एच और टी के बीच में बैठा है, एच और टी के बीच में आर, ये आर है और ये एच और टी के बीच में बैठा है, ठीक है। बैठा एकदम प्रॉपर। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ये इसका थर्ड, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, थर्ड वन, आर एच टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसमें फिर क्या दिया है, 10 के 13 क्वेश्चन कहाँ गए, अच्छा एक सेकंड, इसमें और कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। और 8th क्वेश्चन ये है, एम के बाएं तीसरा कौन है। तो पिछले वापस से आए, एम के बाएं तीसरा, एम के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3 कौन आ जाएगा, टी, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 8th नंबर क्वेश्चन को ये पूछा गया है कि एम के लेफ्ट में थर्ड कौन है, एम के लेफ्ट में थर्ड कौन है आपका, टी, थर्ड टी है ना। फिर बोला है एच के सेकंड, सॉरी एच का राइट फोर्थ कौन है, फोर्थ राइट, एच का फोर्थ राइट कौन है। वापस से जाओ अपने डायग्राम पे देखो,
एच के फोर्थ राइट में 1 2 3 4 कौन आ जाएगा आपका? के आएगा। के पे क्लिक किया हुआ है, ये देखो के। एच के फोर्थ राइट, एच के फोर्थ राइट में क्या आएगा, है ना? ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन हम फिर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो इसी में। यहाँ पे लिखा है ए और आर अपने प्लेस जो है इंटरचेंज कर ले। ठीक है ना? ए और डब्ल्यू, सॉरी, ए और डब्ल्यू अगर अपने प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब डब्ल्यू की जगह पर ए और ए की जगह पर डब्ल्यू चला जाता है, तो बताना है कि आर के लेफ्ट में थर्ड कौन होगा। आर के लेफ्ट में थर्ड कौन होगा, बताइए। डायग्राम पे जाइए वापस से। ये देखिए, ये डायग्राम अपना, कि ए और डब्ल्यू अपना प्लेस अगर इंटरचेंज कर लेते हैं, ए और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू यहाँ पर था, इंटरचेंज करते हैं, तो आर के लेफ्ट में थर्ड कौन होगा, है ना? तो 1 2 3 कौन होगा? ए हो जाएगा। ओके, अपने प्लेस प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे, प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे दोनों, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, बाएं बैठा है ना? मतलब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। मतलब डब्ल्यू जो बैठा है वो एम के लेफ्ट में बैठा है, या के ए जो बैठा है वो के लेफ्ट में बैठा है, टी जो बैठा है वो ए के लेफ्ट में बैठा है। ऐसा कौन सा बता रहा है अपना पेयर, आपको बताना है ये। देखिएगा डायग्राम में कौन सा बता रहा है। के बैठा है, इज राइट, के सेकंड इज राइट, है ना? तो यहाँ पर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर में कौन सा आएगा ना? थर्ड, 13 क्वेश्चन, 13 टू 40 18 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ आगे इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। ये देखिएगा, 8 friend A B C D E F G and H are sitting around a circular table, circular circle facing the center। आप ट्राई करो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। कोशिश किया आपने? समीर मना दोनों साथ में बैठे हुए हैं। हाँ? अच्छा, अच्छा। खाना खाते हुए चलिए क्लास, चलिए। एसबीआई का चल रही है, एसबीआई की, एसबीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है सीटिंग अरेंजमेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 5 से 10 नंबर का आएगा एसबीआई में, सेटिंग अरेंजमेंट और आपका पजल, दो चैप्टर, है ना। वॉइस क्लियर आ रही मेरी पूरी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही? हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं इसको फिर से, है ना। देखो यहाँ क्या लिखा है, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी एफ जी एंड आर एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। हम एक सर्कल डायग्राम बनाते हैं। फिर वही 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग, ठीक है ना। ए से एच तक 8 ही होते हैं। देखिए, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा देखें यहाँ पर, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो यहाँ पर ए जो है वो किसके, सी के राइट थर्ड में बैठा है। तो सबसे पहले हम सी को बिठा दें यहाँ पे, फिर उसके बाद में 1 2 3 राइट। हाँ, क्वेश्चन बी से शुरू हुआ था, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है, पहले पूरी लाइन पढ़ेंगे। उसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, पहले तुमने उस तरीके से किया था, अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया था, थोड़ा तो बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, यहाँ ए को बिठा दिया, उसके थर्ड राइट में बी को बिठा दिया, ये किया था, है ना। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, कौन, ए, सी के राइट में तो सी यहाँ बैठेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया, ये बिठाया ना। तुम सर्कल होता है, सर्कल में हम किसी तरह से भी कर सकते हैं, है ना। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, चाहे आप यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, है ना। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब ई जो होगा वो बी का पड़ोसी नहीं होगा, इसी तरह से उसका कहने का मतलब है ना। हाँ, बी का पड़ोसी मतलब ई आपका यहाँ और यहाँ, इन दो जगह पे बी नहीं आएगा, क्लियर। ई के लिए 3 जगह बचती है यहाँ पर, 1 2 3। एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, अगर मैं ई को यहाँ बिठाता इस प्लेस पर, तो ए प्लेस सेकंड राइट की जो प्लेस है वो फुलफिल है, इसलिए हम क्या करेंगे, ई को बिठाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर, और एफ बैठेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो आपका ई है, इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। आया समझ? ठीक है ना। अगला देखते हैं, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, है ना। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। सबसे पहले जी के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, एच होगा, ठीक है। और उसके सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, डी होगा। तो अगर मैं एच को यहां बिठा देता हूं, ठीक है, तो सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, सॉरी, जी को मैं यहां बिठाऊंगा तो उसके सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एच, यहां पर ये एच आ गया, ठीक है ना। और एच के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, डी, ठीक है। आपका डी आ गया, पूरा बैठ गया, सारे लोग सेंटर की तरफ फेस करके, 8 लोग, ये बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई एफ जी एच, सारे बैठ गए। अब क्वेश्चन देखिएगा, ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, जी, आंसर हमारा जी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया उसने, यहाँ पर देखिएगा, ये बी के एकदम बाएं कौन बैठा है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है ना। बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, डी, हमारा आंसर क्या होगा, डी बैठा है लेफ्ट में। इधर पूछा जा रहा है, लेफ्ट में पूछा जा रहा है, लेफ्ट इधर होता है हमेशा, है ना, लेफ्ट कहाँ होता है, इधर होता है, इसलिए लेफ्ट में कौन बैठा है, आपका डी बैठा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है यहाँ पर, एफ के संबंध में एच का स्थान, एफ के रेफरेंस में किसका प्लेस पूछा है यहाँ पर, एच का, ठीक है। देखिएगा डायग्राम में, एफ के रेफरेंस में
ये एफ है आपका, इसके रेफरेंस में एच का प्लेस पूछा है, तो क्या होगा, या तो राइट थर्ड होगा या फिर लेफ्ट 1 2 3 4 फिफ्थ होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो राइट थर्ड होगा या लेफ्ट फिफ्थ होगा। राइट थर्ड आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, सही है ये, ठीक है। लेफ्ट फिफ्थ तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, राइट थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर क्या है कि दी गई व्यवस्था के अनुसार, आप देखिएगा, अपने स्थान के आधार निम्नलिखित 5 में से किस प्रकार समान है। मतलब यहाँ पर एक चीज ये समझना है आपको कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये, और ये पांचों में 4 होंगे जो एक समान होंगे, सेम होंगे, और एक जो होगा वो डिफरेंस होगा। आपको डिफरेंस का आंसर देना है, ठीक है ना। डिफरेंट कौन सा है, सबसे पहले देखो ए डी, इसके अंदर ए और डी मतलब क्या आया, राइट सेकंड। फिर देखो आप एच जी, एच जी में क्या आया, राइट सेकंड, ठीक है। फिर देखो आप ई एफ, ई एफ में क्या आया आपका, राइट सेकंड। फिर बी एफ, बी एफ, यहां पर ये उल्टा हो रहा है देखो, है ना। यहां पर ये क्या हो रहा है, ये लेफ्ट थर्ड आ रहा है, हमेशा राइट थर्ड आ रहा है, लेफ्ट सेकंड आ रहा है हमेशा, बाकी सब क्या आ रहा था, राइट सेकंड, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट सेकंड आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी एफ। क्लियर। इसमें इस क्वेश्चन का मतलब है कि 4 जो है वो ग्रुप में है और एक है वो आपका डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट को आपको आंसर देना है। तो डिफरेंट क्या आपका बी एफ यहाँ पर, ओके। सी भी अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो सी ये देखो, ये सी और ये सेकंड राइट आ गया सी भी, तो आपका डिफरेंट कौन सा हुआ, वही वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड के एकदम इमीडिएट राइट बैठा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आप, डी एच मतलब डी बैठा है एच के इमीडिएट राइट में बैठा है, बैठा है क्या बी एच के इमीडिएट राइट में, देखिएगा इसमें बी एच के इमीडिएट राइट में नहीं बैठा, लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। फिर दिया डी एफ, तो डी बैठा है क्या, डी एफ के बिल्कुल बैठा है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी एफ, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी और एफ। क्लियर। अब हम देखते हैं अगला, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 18, 19 और 20, ये 3 क्वेश्चन आपको करना है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या चाहे तो मैं इसको ग्रुप पे वापस से डाल दूंगा अभी पीडीएफ फाइल पूरी, तो आप इसको वापस से ट्राई करके एक बार देखिएगा, और 18, 19, 20 क्वेश्चन आप करना, ओके। मैं आपको आज इतने क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ जीके के पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। जीके में एसबीआई के लिए अगर आप क्लर्क में, तो अभी तो आएगा नहीं, प्री में तो कोई आपको आना नहीं है, ठीक है ना। फ्री में तो आपको यहाँ पर एसबीआई की बात करें, अगर हम एसबीआई में आपको जो है मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट आएगा आपको, ठीक है। मैं आपको मैथ्स रीजनिंग तो कंप्लीट करा दूंगा, एक जीके वाला पोर्शन भी आपको धीरे धीरे कंप्लीट कराता चलूंगा मैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना है, जो भी अनसीन पैसेज वगैरह होगा मैं धीरे धीरे आपको ग्रुप पे डालता जाऊंगा इंग्लिश के लिए भी, ठीक है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स में आपको इंपॉर्टेंट एक डीआई जरूर आएगा 5 से 7 नंबर का, ठीक है। डीआई आपको आएगा, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डीआई क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें टेबल, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, कुछ इस तरह से टेबल आएगा, कुछ इस तरह से पाई आएंगे, आप पाई चार्ट आएंगे, इसमें परसेंटेज शो हो जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो पाई चार्ट, टेबल चार्ट, या आपको ग्राफ, पाई ग्राफ चार्ट आ जाएगा, इस तरह से डीआई के क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का एक चैप्टर जरूर, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, कंप्लीट आना ही है सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, आप लिख के रख लो। इसके लिए आपको स्पीडली एक बात ध्यान रखना है, टेबल याद करना है, स्क्वायर, क्यूब, ये आपको याद करना पड़ेंगे,
सिंप्लीफिकेशन, ये 10 नंबर, और एक आएगा आपको सीरीज, नंबर सीरीज। कौन सा? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन इसके आएंगे नंबर सीरीज के। ये आपका तीनों मैथ्स के पार्ट है जो मैं आपको कराऊंगा 1 बाय 1। ठीक है, सीरीज तो मैंने करा दिया आपको, आपको डीआई कराना है इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन भी आपका हो चुका है। ठीक है ना, डीआई आपको कराना है, डीआई में करा दूंगा। डीआई के लिए आपको परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट लॉस, ये 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट पहले करना पड़ेगा। तो शायद परसेंटेज और एवरेज आपका हो चुका है कंप्लीट, और प्रॉफिट लॉस भी हो चुका है। मैं आपको डीआई कंप्लीट करना स्टार्ट कर दूंगा, विदिन 2 से 3 दिन के अंदर डीआई की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अभी जीके वाला पोर्शन। जीके, जीके में आपके लिए लेके आया मैं आज थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है ना, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट या परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने हैं? तो 7 है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, 7 के नाम। ठीक है, जो फर्स्ट वाला आया था वो कहाँ आया था? महाराष्ट्र के तारापुर में। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोडक्शन इन इंडिया, वन ऑफ द ग्रोइंग सोर्स ऑफ द एनर्जी इन इंडिया। ये क्या है? एनर्जी का सोर्स है। लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तारापुर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। भारत में पहले कहां पर? महाराष्ट्र में तारापुर के नाम से आया था। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, सबसे बड़ा भी है और सबसे पहले भी आया था। फॉलोइंग और मेजर, उसके बाद में तारापुर महाराष्ट्र पता है, रावत भाटा ये राजस्थान में है, कुडनकुलम, कल्पक्कम ये कहां पर दोनों है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम और कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। केगा ये कर्नाटक में है। काकरापारा ये गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सातों में से एक नाम। एसबीआई में तो 101% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। उसके बाद नरोरा ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर कितने? 7 हैं, तारापुर, रावत भाटा, कुडनकुलम, कल्पक्कम, केगा, काकरापारा और नरोड़ा। यहाँ पर ये 2 हैं इसलिए आपको लग रहा है कि 6 लिखे हैं। यहाँ पर ये कुडनकुलम और कल्पक्कम 2 अलग अलग है, दोनों तमिलनाडु में है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कुडनकुलम, कल्पक्कम तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम कुछ यहाँ पर हाइडल पावर लेके आए। हाइडल पावर इलेक्ट्रिक पावर। हाइडल इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? जिसमें आपको डैम के माध्यम से इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है। ठीक है, डैम के माध्यम से, डैम जैसे पानी को रोक करके डैम बनाया जाता है और डैम के ऊपर से टरबाइन पर गिराया जाता है, उससे टरबाइन घूमता है, टरबाइन के घूमने से जो पावर ये इलेक्ट्रिक जनरेट होती है उसे हम हाइडल पावर या हाइड्रो पावर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अब भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर? सबसे ऊंचा टिहरी डैम। सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम, जो कहाँ पर है? भगीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। कौन सी नदी पर है? भगीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। भगीरथी रिवर इन उत्तराखंड, टिहरी डैम। 2400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम यही है, टिहरी डैम। आपका भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी गंगा का ही सोर्स है। ठीक है ना, तो उत्तराखंड से 2 नदी निकलती है, एक भागीरथी, एक अलकनंदा। दोनों देवप्रयाग के पास मिलती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या होता है, उत्तराखंड में जब ओवरफ्लो होती है नदियां, तो एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा, 2 नदियां आकर के मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग नामक स्थान पर दोनों आकर के मिलती है, और वहीं से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। उससे पहले ये दोनों अलग अलग नदियां, एक नदी आपकी भगीरथी ये अलकनंदा है, और एक नदी आपकी भगीरथी ये भगीरथी आती है, और एक अलकनंदा आती है, दोनों अलग अलग आती है। ठीक है ना, तो ये भगीरथी नदी पर टेहरी डैम बना हुआ है। टेहरी डैम, टेहरी नामक प्लेस पर बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, चलो अगला अगला देखते हैं हम, कौन सा? श्री सैलम डैम। श्री सैलम डैम जो बना है, ये कृष्णा नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कृष्णा रिवर जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जो ओरिजिन कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी? आपको नदियां पढ़ा चुका हूँ शायद मैं एक बार। क्या?
एमपी की पढ़ी थी। अच्छा, दक्षिण भारत की पढ़ना भूल गए थे हम, है ना। दक्षिण भारत की हो नहीं पाई थी। ठीक है, कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र के पास से निकलती है, महाबलेश्वर के पास से, ठीक है ना। और श्री सैलम डैम आंध्र प्रदेश में इसमें बना हुआ है। कौन सा? श्री सैलम आंध्र प्रदेश में। अगला है नागार्जुन सागर डैम, ये भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। उसके बाद आता है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बना नर्मदा नदी पर गुजरात में। आपको याद हो तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको कहते हैं अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति जहां बनी हुई है, वो इसी डैम के पास में बनी हुई है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के किनारे पर, कहां पर? गुजरात में, ठीक है। ये नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, ठीक है ना। नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा डैम कौन सा है? सरदार सरोवर। नर्मदा नदी का फ्लो जो होता है वो 3 राज्यों में होता है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। कहां पर? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो डैम बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है आपका? सरदार सरोवर, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे ये बाप्पा डैम, इसको छोड़ दो अभी, है ना, ये तो कोई मतलब नहीं है। अगला डैम है नाथपा झाकड़ी। कौन सा? नाथपा झाकड़ी डैम, जो सतलज नदी पर बना हुआ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश पर सतलज नदी पर, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? ये जम्मू कश्मीर की नदी है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में बहने वाली सिंधु की 7 नदियां हैं, सिंधु की 7 बहने हैं, ठीक है ना। वहीं से सतलज नदी का उद्गम होता है। चलिए, ये कहां पर? नाथपा झाकड़ी डैम का नाम क्या है? नाथपा झाकड़ी। अगला डैम है भाखड़ा नांगल डैम। ये भाखड़ा डैम को भाखड़ा नांगल डैम भी बोलते हैं। ये सतलज नदी पर बना हुआ पंजाब में, ठीक है। भाखड़ा और नांगल तो प्लेस है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में बना हुआ, इसलिए इसको कहते हैं भाखड़ा नांगल डैम। पहले टिहरी डैम से पहले सबसे ऊंचा बांध यही हुआ करता था भारत का। कौन सा? भाखड़ा नांगल। लेकिन अब टिहरी हो गया, इसलिए भाखड़ा नांगल उसके बाद में आने लगा। अब टिहरी हो गया है सबसे पहले, सबसे ऊंचा। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर पंजाब में। उसके बाद में ये पंडो डैम जो है ब्यास नदी पर, इसको छोड़ दो, ये कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता, है ना। अगला है आपका पोंग डैम, पोंग बांध। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। पोंग बांध ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। फिर उरी, अगला कौन सा है? उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। उरी कहां पर है आपको पता है? उरी आता है जम्मू कश्मीर में, जहां पर उरी द टेक मूवी बनी थी। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे पर बना है कौन सा? उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। अगला है दुलस्ती परियोजना। इसको परियोजना का नाम भी पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, दुलस्ती को, जो चिनाव नदी पर बनी है जम्मू एंड कश्मीर में। इस पर चिनाव नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर सलाल डैम, सलाल डैम भी चिनाव नदी पर बना है जम्मू एंड कश्मीर में। एक आता है शरावती डैम, शरावती नदी पर आता है कर्नाटक में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जोग या गरसोप्पा, कौन सा? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये किस नदी पर बना हुआ है? इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सी पे? शरावती नदी पर, कर्नाटक में, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। फिर अगला आता है इडुक्की परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला की है ये, पेरियार नदी पर बनी हुई है। पेरियार नदी केरल में बहती है और अरब सागर में उसका एंड होता है। पेरियार नदी का कहां पर होता है? ये केरल है, केरल से ये अरब सागर की ओर बहती हुई जाती है और अरब सागर में एंडिंग हो जाती है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनी हुई है केरल में, ठीक है। फिर अगला है आपका बाण सागर डैम, ठीक है। कौन सा डैम? बाण सागर डैम, जो कहां बना हुआ है? सोन नदी पर। कहां पर? मध्य प्रदेश में। बाण सागर मध्य प्रदेश में, सोन नदी पर। ये एमपी, यूपी और बिहार, इसका एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। एमपी यूपी मेजर रूप से, और बिहार का हिस्सा, क्योंकि सोन नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उत्तर प्रदेश होते हुए पटना बिहार में किसमें मिलती है? गंगा नदी में। इसलिए सोन नदी पर तीनों का हक है, इसका एमपी का, यूपी का और बिहार का। अगला है बरगी डैम।
बरगी डैम बना हुआ नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास। बरगी नदी एक्चुअल में, बरगी नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी, इसलिए इसको भी नर्मदा के नाम से ही जाना जाता है। जबलपुर के पास इस पर डैम बना हुआ है, बरगी डैम। अगर आता है ओंकारेश्वर डैम, ये तो सबको पता ही, मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में। इंदिरा सागर बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका इंदिरा सागर बांध, जो कहाँ बना हुआ है? नर्मदा पे, जिसको पुनासा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने देखा हो कई बार, तो पुनासा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंदिरा सागर डैम जो मध्य प्रदेश में, इस पर, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम है ये। 1000 मेगावाट की बिजली जनरेट करता है। अगला आता है लोकटक। लोकटक, ये लोकटक झील होती है मणिपुर में, ये वहीं पर बना हुआ है, उसी पर, मणिपुर में लोकटक। ठीक है ना, मणिपुर में 105 मेगावाट की बिजली जनरेट करता है। फिर आप देखेंगे तीस्ता। तीस्ता झेलम, सॉरी, तीस्ता जो नदी है वो सिक्किम से निकलती है, और ये मिलती किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी पर, कुछ इस तरह से। तीस्ता नदी इस तरह से निकलती है और सिक्किम से, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में आती है उसमें मिलती है। तो तीस्ता नदी, इस पर तीस्ता डैम बना हुआ है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। सिक्किम की नदी है तीस्ता। तीस्ता अलग है और बितिस्ता अलग है। बितिस्ता झेलम का नाम है, और तीस्ता जो है वो, बितिस्ता जो है वो झेलम का नाम है। किसका नाम है? झेलम का नाम। और तीस्ता नदी अपने आप में अलग है, जो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर आती है धौली गंगा। धौली गंगा नदी भी है, ये कहाँ पर? ये गंगा की ही एक सहायक नदी है, धौली गंगा, जो उत्तराखंड में मिलती है। इसी नाम पर बना धौली गंगा डैम। फिर लोहारिंग पाला, इसको छोड़ दो, भागीरथी नदी पर, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, इतने सारे डैम है, पावर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा और भी हैं। मैं आपको आज कुछ इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो भी होंगे वो आपको मैं अगले बार बताऊंगा, ताकि आपको याद रहे, और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, अगला कुछ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स। और चाहे करंट की कोई एग्जाम्स हो, जैसे बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स होती है, उसमें बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एसएससी की एग्जाम, जिसमें बुक्स एक ना एक बुक के नाम आते ही हैं। और एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में भी बुक्स के नाम कंपलसरी पूछे ही जाते हैं, इसलिए बुक्स हमें याद होना चाहिए। तो कुछ बुक्स हैं, मैं लेकर के आया हूँ, इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बी इंडियंस, हम भारतीय, लिखी खुशवंत सिंह ने। इसके राइटर्स का नाम और बुक का नाम, बस दोनों चीजें, आप इससे ज्यादा कुछ। सावित्री अरविंद घोष की पुस्तक है। रंगभूमि, जानते हो, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान गबन, ये सब किसकी बुक है? प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की बुक है। पोस्ट ऑफिस, रविनाथ टैगोर। अवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स, सत्यजीत रे। अब सत्यजीत रे कौन है? ये फिल्म के क्षेत्र में जाने माने डायरेक्टर रह चुके, निर्देशक रह चुके, बहुत पुराने हैं, जो कि, इसलिए सत्यजीत रे का नाम आता है। अवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स। फिर माई ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी की बुक है माई ट्रूथ। कौन सी? माई ट्रूथ किसकी बुक है? इंदिरा गांधी की। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के पन्ने। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के बारे में जो बताया गया, वो किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको पता ही है, इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा? गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार। इसी गीतांजलि में हमारा जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला है। ठीक है, फिर गोरा, गोरा भी रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ये लिखी किसने है? जवाहरलाल नेहरू ने। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है ना, पुराने पत्रों का जत्था, या बंच बोल सकते हैं पूरा। ठीक है, ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की बुक है। अगली, ब्रोकन विंग्स, सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग्स किसकी बुक है? सरोजनी नायडू की बुक है। फिर कोर्ट डांसर, कोर्ट डांसर किसकी बुक है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, किरण बेदी। किरण बेदी जानते हो, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। ठीक है, फिर नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर, मतलब अहिंसा, शांति और युद्ध। एम के गांधी, महात्मा गांधी की बुक। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट है अनहैप्पी इंडिया बुक, ये पूछा जाता है अनहैप्पी इंडिया के बारे में, लाला लाजपत राय की बुक लिखी हुई बुक है। विदाउट फियर ऑफ फेवर, इसके नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद में क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। रघुवंशम कालिदास, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कालिदास की 3 बुक है, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, 3 बुक है यहाँ पर। रघुवंशम और कुमार संभवम लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास की बुक है। कालिदास का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश के उज्जैन से कालिदास का संबंध है। इसे भारत मध्य प्रदेश का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। ठीक है। अगला सनी डेज, सनी डेज बुक है सुनील गावस्कर की। ये क्रिकेटर्स की बुक एक बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसलिए क्रिकेटर्स की बुक आप जरूर याद रखिएगा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक, जो भारत के पहले कौन रह चुके हैं गवर्नर, किसके? आरबीआई के, एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। फिर हंग्री स्टोन, डेथ ऑफ सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हंग्री स्टोन और डेथ ऑफ सिटी, अमृता प्रीतम की बुक। ठीक है। कुछ और बुक हैं, बस कुछ और हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी, इसको हम देख लें। द गॉड फादर मारियो पुजो, और गाइड, सबसे इंपॉर्टेंट गाइड आर के नारायण की, मालगुडी डेज, माई डेज, सब आर के नारायण की बुक है। महाभारत आपको पता ही, वेद व्यास ने लिखा है। फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, डोमिनी लिम्पायर, इसको छोड़ दो, मिडनाइट फ्रीडम इसको छोड़ दो। फिर दास कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल लिखी कार्ल मार्क्स ने। इसकी बुक के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दास कैपिटल के बारे में, इसलिए आप दास कैपिटल। ठीक है। कॉमेडी ऑफ इरर्स, विलियम शेक्सपियर। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इसकी बुक भी बहुत बार पूछी है, इंडिया डिवाइडेड। मेघदूत कालिदास, मैंने बताया था, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम। वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय की बुक है। टाइम मशीन, एच जी वेल्स। भगवद गीता, वेद व्यास ने लिखी है भगवद गीता। और शेप ऑफ द थिंग्स टू कम, एच जी वेल्स, इसको छोड़ दो, ये तो नहीं पूछी जाती। महाभारत सरला दास, महाभारत सरला दास ने भी लिखा, महाभारत वेद व्यास ने भी लिखा है। ठीक है। सरला दास ये वाला महाभारत अलग है, और ये महाभारत जो वेद व्यास ने लिखा है वो हमारा मेन महाभारत है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। रामायण किसने लिखी है, कोई बताएगा? तुलसीदास ने लिखी है? नहीं भाई, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। रामचरित मानस लिखी है तुलसीदास ने, है ना? रामचरित मानस लिखी है तुलसीदास ने, और महाभारत लिखी है वाल्मीकि ने, इसलिए इसका ध्यान रखिए। मानस तुलसीदास, ठीक है, और वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप बताइए, आपको कोई दिक्कत पढ़ने में, कोई समस्या? हेलो, अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए दोनों। कोई समस्या? क्या नहीं आ रही? अच्छा ऐसा, समीर पिछली क्लास में ज्यादा बोल लिया था, इसलिए इस बार नहीं बोल रहा वो। हाँ, ठीक है, अभी हम क्लास को कंडक्ट करेंगे पर डे, है ना, इसी टाइम पे। और रीजनिंग के साथ साथ मैं डीआई भी कराऊंगा आपको, मैथ्स का पार्ट जो डीआई है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीआई एक ना एक हर एग्जाम में आता है, 5 नंबर। ठीक है ना, तो हम पहले पाई चार्ट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद बार ग्राफ। ठीक है ना, इस तरह से 3-4 तरीके से हम डीआई सॉल्व कर लेंगे। 3-4 डीआई अगर आप सॉल्व कर लेते हो चारों टाइप के, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसबीआई के एग्जाम में तो आने ही आने हैं 2 से 3 डीआई। प्री में 2 आएंगे और मेंस में 2 से 3 आएंगे। ठीक है। और आपको बोर्ड वगैरह में कोई दिक्कत, कोई विजिबिलिटी में तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या है कि मैं गांव पे हूँ, और सिचुएशन के हिसाब से इसी तरह से मोबाइल पे क्लास लेना पड़ेगी। अगर वहां पर होते तो क्लास ले सकते थे प्रॉपर तरीके से, है ना? यहाँ पर बोर्ड वगैरह नहीं है, तो जो एप्लीकेशन पर जो चीजें हैं उसी के थ्रू लेना पड़ेगी क्लास। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप कुछ क्वेश्चन कीजिएगा, फिर मैं कल कुछ और लेवल लेके आऊंगा, इससे अपर लेवल, क्योंकि ये तो बेसिक लेवल, बैंक में आएगा तो इससे अपर लेवल आएगा। ठीक है ना? हाँ, मैं तो आपको बेसिक लेवल अभी बताया है। ठीक है ना? ओके। ओके ठीक है, तो बाकी क्लासेस और बाकी सब लोग ठीक तो हैं घर पे? घर पे सब ठीक है? समीर,
ठीक है, बोल नहीं रहा इसलिए लग रहा है कि ठीक नहीं है। ठीक है चलिए, है ना। अच्छा वैक्सीन लगवा ली उसने? अच्छा, अभी नहीं लगी यार, हमारे यहाँ तो अभी तक नहीं लगी है। देखते हैं कब क्या लगेगी। स्लॉट ही नहीं मिल रहा अभी तो। कोई बात नहीं है, सेफ रहो तब तक, वैक्सीन नहीं लगे जब तक। है ना। ओके। ठीक।